गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम आने वाली परीक्षाएं जैसे एनडीए, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, एमपी पुलिस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं ग्रुप डी जैसे एनटीपीसी जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होने जा रही हैं उनके लिए सामान्य विज्ञान की कक्षाएं चला रहे हैं। इसमें आपको संपूर्ण लूसेंट सामान्य विज्ञान तथा एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान का अध्ययन करने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि पढ़ने, देखने और सुनने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप पड़ जाती है। क्या लिखा है कि पढ़ने, देखने और सुनने की आदत अगर आपको लगी हुई है ना तो आपको अच्छी बातें करने की आदत आपको अपने आप लग जाएगी। आप बुरी बातें करेंगे ही नहीं। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा देखेंगे और अच्छा सुनेंगे ना तो आप अच्छी बातें ही करेंगे, बुरी बातें नहीं करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। क्या है आज का लेक्चर? हम कल तरंगों के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ा यांत्रिक तरंगों के बारे में। आज हम चुंबकीय तरंगों पर आ गए हैं। तो चुंबकीय तरंगे क्या है थोड़ा देख लीजिए। तो चुंबकीय तरंग को आयांत्रिक तरंगे भी कहा जाता है। सबसे पहली बात, चुंबकीय तरंगों को आयांत्रिक तरंगे भी कहा जाता है। यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की तरंगें में होती हैं। क्या होती हैं? यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की जो तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा वे भी तरंगे निर्वात में संचालित हो सकती हैं। क्या में संचालित हो सकती हैं? सबसे पहले क्वेश्चन आएगा आपको कि कौन सी तरंगें किन तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो कौन तरंगों के लिए नहीं होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहला ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा इसमें, कौन सी तरंगें निर्वात में संचालित हो सकती हैं? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में संचालित हो सकती हैं। इन्हें ही कौन सी तरंगें कहा जाता है? यांत्रिक तरंगें या विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। मैंने बताया कि जब भी मैं पढ़ाने बैठूं तो आपको एक रजिस्टर लेके रखना है और जो मैं बोलूं उसको आपको लिखते जाना है, क्योंकि ये कोई नहीं आपको ऐसा पढ़ाएगा। आपको पढ़ा देते हैं, कह देते हैं ये ऑब्जेक्ट कर लो, ये ऐसा कर लो। ये डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब लोग वही पढ़ते हैं। जो कोई डीपली पढ़ता है उसी पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक ना? तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि ये निर्वात में संचालित हो सकती हैं। फिर दूसरी बात, इनके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सी तरंगों के लिए? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए। अब देख लीजिए इनका उदाहरण क्या है। जैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे और एक्स तरंगे। इनके उदाहरण क्या क्या है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के? प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे और एक्स तरंगे हैं। अब देख लीजिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर क्या होते हैं? लंबवत तलों में कंपन करते हैं। कैसे करते हैं? लंबवत तलों में। लंबवत जानते हो क्या होता है? जैसे एग्जाम हम बता देते थोड़ा। लंबवत कहलाता है ये, जैसे इसको मान लीजिए आप क्या, विद्युत क्षेत्र, इसको मैग्नेटिक वो मान लीजिए मैग्नेटिक एरिया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, इसको मान लीजिए विद्युत क्षेत्र माने कि इलेक्ट्रिक एरिया, विद्युत क्षेत्र। ठीक ना? तो अब देख लीजिए इसमें क्या लिखा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तलों में कंपन करते हैं तथा खाली स्थान में प्रकाश की चाल से आगे बढ़ते हैं। जहाँ जो स्थान खाली होता है वहां पर क्या करते हैं? ये प्रकाश की चाल से आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रकाश की चाल बतानी है। प्रकाश की चाल क्या होती है? तो प्रकाश की चाल होती है 3,00,000 प्रति सेकंड, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसको ख्याल रखना है। प्रकाश की चाल क्या होती है? 3,00,000 प्रति सेकंड होती है। ठीक ना? इसको ध्यान रखना है आपको। इसको लिख के बता दे रहा हूँ मैं। 3 × 10⁸ मीटर, 2 मिनट मिटा दूँ थोड़ा आप लोग के लिए। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये काय की चाल होती है? प्रकाश की चाल होती है। इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग। हाँ, अब देखते हैं तो आगे क्या है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें सदैव अनुप्रस्थ होती हैं। कैसी होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। इसको भी ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें सदैव क्या होती हैं? तो अनुप्रस्थ होती हैं। क्या होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। अब देख लीजिए यहाँ, इन तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। देखो सबसे पहले तो ये याद रखना है, अनुप्रस्थ होती हैं तरंगें। फिर इनकी चाल क्या के बराबर होती है? प्रकाश की चाल के बराबर। और प्रकाश की चाल क्या है? 3,00,000 प्रति सेकेंड होता है। इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक ना? आप आपको जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से लिखते जाइए, नहीं तो आपको फिर बनेंगे नहीं क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक ना? अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो इसको मैं ट्रिक से भी आपको याद करवा दूंगा कि कौन कौन सी किरणें हैं, कौन कौन सी उनके लेखक रहे हैं। तो अब थोड़ा उन लेखक नहीं भी खोजकर्ता रहे हैं, तो इनको देख लीजिए क्या क्या कौन किरण का उपयोग है। आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि गामा किरण की खोज किसने की थी। तो इसको सबसे पहले आप ट्रिक याद कर लीजिए।
गायपद्र अल्दी, क्या लिखा है ट्रिक में, गायपद्र अल्दी। फिर लिखा है इसमें बेरारी न्यूहा हेमा। पहले नंबर ये ट्रिक काय की हैगी, विद्युत चुंबकीय तरंगों की, क्या है, गायपद्र अल्दी। गायमीस, गामीस, गामा, एमीस एक्स किरणें, बामीस पराबैंगनी किरणें, दामीस दृश्य विकिरण किरणें, आमीस अवरक्त किरणें, लामीस लघु रेडियो तरंगें और दीमीस दीर्घ रेडियो तरंगें। अब ये उनके खोजकर्ताओं के नाम याद करवाए गए हैं। बेरारी न्यूहा हेमा, बेरारी न्यूहा हेमा। जैसा आप तुम लोग हेमा मालिनी को याद करते हो वैसे ही कर लो, बेरारी न्यूहा हेमा, बेरारी न्यूहा हेमा। कितनी अच्छी बात है, बेरारी न्यूहा हेमा। अगर आप इसको थोड़ा, इनको लेखकों को एक बार पढ़ लेंगे और इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो आपको सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा है बेरा, बे लिखा है तो बेरामी, बेमीस बेकुरल, रामीस रांजन, रीमीस रिटर, न्यूमीस न्यूटन, हामीस हर्षिल, हेमिस हेनरिक हर्ज और मामिस मार्कोनी। तो अब थोड़े हम इनको ट्रिक में बता चुका हूँ आपको, आप ट्रिक याद कर लेना, लिख लेना और अपने मित्रों को भी बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक भी करते जाइए, शेयर भी करते जाइए, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, जिससे वो लाभ उठा सकें, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए गामा किरणें क्या होती हैं। तो गामा किरणें वे किरणें होती हैं जो जिनका तरंग दैर्ध्य परिसर कितना होता है, 10⁻⁻14 से 10⁻10 मीटर का होता है। इसकी खोजकर्ता कौन है, बैकुरल हैं। इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 10⁻20 हर्ट्ज से 10⁻18 हर्ट्ज तक। इसकी वेधन क्षमता अत्यधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया एवं कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। अब आपको देख लीजिए, थोड़ा अच्छे से देखते जाइएगा। यहाँ देख लीजिए 10 20 से 18 हुए, 18 से 16, 16 से 14, 14 से 12, 12 से 10, 10 से 8, 6 देख लीजिए, यहाँ हो गया ना कम। केवल ये लास्ट वाला जो है यही बस नहीं है, और सब यहाँ तक जो लघु रेडियो तरंगों तक क्या है 10 तक घटते जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 4 घटे, यहाँ 2 घटे, यहाँ 1 घटा, फिर यहाँ 1 से कम घटा, फिर यहाँ और कम, फिर यहाँ और कम, फिर यहाँ पूरे ही घट गए, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको। अब मैं इसको बढ़ा तो दे ही रहा हूँ आपको। फिर देख लीजिए एक्स किरण की खोज किसने की थी, रॉन्जन। तो रॉन्जन कौन है, 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक इसकी तरंगदैर्घ्य परिसर होती है। और इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 10⁻18 से 10⁻16 मीटर 16 तक होती है, हर्ट्ज तक होती है। इसका उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। और परावैंगनी किरणें क्या होती हैं, तो रिटर। इसकी खोज किसने की थी, रिटर ने। परावैंगनिक, इन्हें ही अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज कौन कहलाती हैं, जो सूर्य से निकलती हैं। इसकी खोज किसने की थी, रिटर ने की थी। इसकी तरंगदैर्घ्य परिसर कितनी है, 10⁻8 मीटर से 10⁻7 मीटर तक। और इसका आवृत्ति परिसर कितना है, 10⁻14 हर्ट्ज से 10⁻12 हर्ट्ज तक इसका आवृत्ति परिसर है। इसको भी ध्यान रखना है आपको। अब देख लीजिए इसका अब इसमें क्या होता है, हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं। काय में, दृश्य विकिरण में दिखाई है, दृश्य, दृश्य में देखना। तो हमें कैसे देख, वस्तुएं क्या होंगी इसमें दिखलाई देंगी। इसकी खोज किसने की थी, न्यूटन ने। अवरक्त किरणें क्या होती हैं, सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए, अवरक्त किरणें का खोज किसने की थी, हर्शेल ने की थी। इसको भी ध्यान रखना है। मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जब भी मेरा लेक्चर बैठे देखने के लिए, तो आपको हमेशा एक रजिस्टर रख के ही बैठना है, जिससे कि जो मैं बोलूँ उसको लिखते जाइएगा। नहीं तो क्या है कि जिस दिन आपका रिवीजन होगा ना, उस दिन आप क्या करेंगे, पूरे वीडियो एक साथ नहीं देख सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप रजिस्टर जरूर रहें, ठीक है ना। अब देखिए 7.8 × 10⁻7 मीटर से 10 के ऊपर ऋण 3 मीटर तक होती है काय की अवरक्त किरणों की तरंगदैर्घ्य परिसर। और इसका आवृत्ति कितनी होती है, 10⁻12 से 10⁻10 हर्ट्ज तक होती है। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है आवृत्ति किस में होती है, तो हर्ट्ज में होती है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है। ये किरणें ऊष्मीय विकिरण है। कैसी हैं, ऊष्मीय विकिरण मीन्स ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। ये जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका तापमान बढ़ जाता है। और उपयोग काय में होता है, कोहरे में फोटोग्राफी करने में, रोगियों की सिकाई करने में और टीवी के रिमोट कंट्रोल में, ठीक है। इसको ध्यान रखना। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके माँ बाप वगैरह को कहीं सिकाई के लिए जाना पड़ता होगा, तो वो एक मशीन रहती है, उसमें कौन सी किरणें निकलती हैं, अवरक्त किरणें। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लोगों को सिकाई करने में कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी, रोगियों की सिकाई करने में कौन सी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, अवरक्त किरणों का, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। और लघु रेडियो तरंगें क्या है, तो लघु रेडियो तरंगों की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। किसने की थी, हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। दिख रहा है आपको, हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। अब हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। और इसकी आवृत्ति तरंगदैर्घ्य परिसर कितना है, तरंगदैर्घ्य परिसर है 10 के ऊपर ऋण 3 मीटर से 10 के ऊपर 1 मीटर तक, ठीक ना। अब देखिए 10 के ऊपर 10 से 10 के ऊपर 8 तक क्या है, इसका आवृत्ति परिसर है। कितने हर्ट्ज है, 10 के ऊपर 10 से 10 के ऊपर 10 हर्ट्ज तक। इसका उपयोग रेडियो, टेलीफोन और टेलीफोन में होता है। काय में होता है इसका उपयोग, लघु रेडियो तरंगों का उपयोग काय में होता है,
रेडियो, टेलीफोन और टेलीविज़न में किया जाता है। जैसे आप अपने घर में वो टीवी देखते हैं और फ़ोन चलाते हैं जिससे आपका ये नेट चल रहा है, ये सब का इसमें कौन सी चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो लघु रेडियो तरंगों का, जिसे ही हेनरिक हर्ट्ज द्वारा खोजा गया था। अब आते हैं दीर्घ रेडियो तरंगें क्या होती हैं। तो दीर्घ रेडियो तरंगें, देखिए यहाँ लिखा है रेडियो, लिखा है यहाँ रेडियो, देख लीजिए यहाँ रेडियो लिखा है, तो यहाँ रेडियो से आपको ये रेडियो समझ लेना है, ठीक है ना। रेडियो से रेडियो की वो हुई है। अब देख लीजिए यहाँ, लेकिन ये लघु रेडियो में है, दीर्घ रेडियो में नहीं। दीर्घ रेडियो में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अब दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने की थी। जैसे 1 मीटर से 10 के ऊपर 4 मीटर तक तरंगदैर्घ्य परिसर होता है। अब देख लीजिए 10 के ऊपर 6 से 10 के ऊपर 4 मीटर तक, 10 के ऊपर 6 से 10 के ऊपर 4 तक होता है। इस प्रकार की तरंगों का उपयोग रेडियो और टेलीविज़न में होता है। तो मैंने आपको ये समझाया कि गामा किरणों की खोज बैकुलर ने की, एक्स किरणों की खोज रंजन ने की, पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की, दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की, अवरक्त विकिरण की खोज हर्शेल ने की, लघु रेडियो तरंगों की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की, दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने की। ये सारी जो खोजकर्ता हैं इनके नाम आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं कि गामा किरणों की खोजकर्ता कौन है, या फिर इसका उपयोग क्या है। एक्स किरणों की खोजकर्ता कौन है, या फिर इसका उपयोग क्या है, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है और समझ लेना है और लिख लेना है। इसकी ट्रिक मैंने बोल दी है, गायपत्र हल्दी, और इसकी ट्रिक दूसरी इनकी जो खोजकर्ता उनकी ट्रिक है बेरारी न्यूहा हेमा। तो बस आज का हमारा प्यारा लेक्चर यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में।